प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। आज मैं बहुत ही म्यूजिकल मूड में हूँ। हाय, मैं हूँ आपका दोस्त क्रिस्टोफर दारूवाला और आज मैंने ये जल तरंग बनाया है। आप सोच रहे होंगे ये म्यूजिक कलर वाटर की वजह से आ रहा है। जी नहीं, इसके पीछे कोई सीक्रेट छुपा हुआ है और साइंस का मजा इन्हीं सीक्रेट्स को रिवील करने में है। अब इसी लीजिए, इसको बजाने के लिए ग्लासेस में डिफरेंट वाटर लेवल्स की जरूरत है। थोड़ा फोर्स के साथ ग्लासेस को स्ट्राइक कीजिए। फोर्स से याद आया, दीपिका और शिवम भी कोई मिस्टर उल्टा फोर्स की बात कर रहे हैं। ऐसा ही होता है हिंदी फिल्म्स में और कार्टून्स में भी, और बिलीव इट और नॉट, साइंस की दुनिया में भी। पूछिए क्या? एक विलेन तो एक हीरो, हमेशा उल्टा। आप लेफ्ट तो वो राइट, आप नॉर्थ तो वो साउथ, आप इधर तो वो उधर। और अब तो आप समझ ही गए होंगे, आप अगर आगे तो वो पीछे खींचता है। कौन है ये? आप क्यूरियस हो गए होंगे, तो आपकी क्यूरियोसिटी को करते हैं दूर और मिलिए इस मिस्टर उल्टा फोर्स से। मिस्टर उल्टा फोर्स, यही नाम बढ़िया है घर्षण के लिए। यही वो बल है जिसे किसी भी चीज का चलना ही नहीं पसंद। हमेशा उल्टा खींचता है, रोकने की कोशिश करता है, धीमा कर देता है। जिस भी दिशा में मूवमेंट हो, ये उससे उल्टा। फ्रिक्शन के कारण ही लुढ़कती हुई बॉल भी कभी ना कभी रुक जाती है। देखिए, पहले धीमी पड़ी और फिर रुक गई। घर्षण हर जगह है जहां दो चीजें आपस में रगड़ती हैं, चाहे सॉलिड, लिक्विड या गैस। फ्रिक्शन नहीं होता तो हमें गिरने के लिए केले की छिलके की जरूरत ही नहीं पड़ती। हम गिरते, पड़ते, फिसलते, इनफैक्ट हम चल ही नहीं पाते। नहीं समझे? देखिए, अभी शिवम आपको चल के दिखाएगा। एक्सक्यूज मी दीपिका, प्लीज यार, चल के दिखाओ ना, साइंस का सवाल है। यू एंड योर सेंस ऑफ ह्यूमर। देखिए कैसे चलते समय भी हम फिजिक्स का इस्तेमाल करते हैं। देखिए। बताओ। तुम ही बता दो, ये मौका भी मैंने तुमको ही दिया। व्हाट सैक्रिफाइस। सीधा सीधा क्यों नहीं बोलती? शिवम बताओ ना, मुझे नहीं आता। ओके शिवम बताओ ना, मुझे नहीं आता। तो चलते हैं केटू के पास। हेलो केटू। हाय, हाउ यू टू बिन? नाइस, वेरी फाइन। पर आज हम इस उल्टा फोर्स को समझने के लिए सीधा आपके पास चले आए। कौन से बेचारे फोर्स को आज तुम दोनों ने उल्टा लटका दिया भाई? बेचारा नहीं है, हमेशा उल्टा खींचता है। केटू। फ्रिक्शन, घर्षण में फंसे हो तुम दोनों। बहुत काम का फोर्स है। अगर ये तुम्हारा मिस्टर उल्टा फोर्स ना हो ना तो तुम खड़े हो सकते हो और ना बैठ सकते। पर आप तो ये कह रही थी कि हम इस फोर्स को बहुत तरह से यूज करते हैं। ये पेंसिल कौन शार्पन कर रहा है? फ्रिक्शन। अरे हाँ, फ्रिक्शन ही तो ये पेंसिल भी छील रही है। राइट, लेकिन मुझे नहीं लगता तुम लोगों को फ्रिक्शन की बात अभी पूरी तरह से समझ में आई है। तो दिमाग को चलाते हैं, फ्रिक्शन की तह तक जाते हैं। फ्रिक्शन, द बिग रब। द बिग रब, बिल्कुल सही डिस्क्रिप्शन। जब भी दो चीजें आपस में रगड़ें या छुएं तो होता है घर्षण। देखने में ये सतह चिकनी लग रही हैं, लेकिन माइक्रोस्कोप के नीचे इम्परफेक्ट। यही ग्रूव्स और रिजेस एक दूसरे में फंसते हैं और गति का विरोध करते हैं। जितनी रफ सतह उतना अधिक घर्षण, जितनी चिकनी उतना कम। अब हमारे चलने का घर्षण से संबंध। जमीन और पैर के बीच होता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन ही पैर को रोकता है। पीछे का पैर जो घर्षण की मदद से ही जमीन पर रुका है, धक्का देकर ऊपर उठता है।
हमारा चलना किसी सतह को धक्का मारकर आगे बढ़ने पर ही निर्भर है, हर कदम पर फ्रिक्शन। और अब सोच लीजिए कि अगर बहुत फिसलनी जमीन हो तो क्या होता है। हमारी केटू बहुत कमाल की हैं। हमने जब कहा कि कोई चीज मूव करती है, एक दूसरे से रगड़ती है, तब फ्रिक्शन होता है, ये तो हमें समझ में आ गया। लेकिन जब हम खड़े हों, हाँ, तो पता है उन्होंने क्या किया? वो जो सिर्फ हमारी केटू ही कर सकती है, हमें यहाँ छोड़कर खुद चली गई। और टन टडांग, ये जूता जूता दे गई हमें और बोली, मैं क्यों बताऊं, खुद पता करो। हमारे ट्राइबोलॉजिस्ट्स मतलब फ्रिक्शन एक्सपर्ट्स देख रहे हैं कि एड़ी और पंजे के पास सबसे ज्यादा धारियां हैं फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए। अब एक्सपेरिमेंट, इस रबर बैंड को जूते में कर देते हैं अटैच। रबर बैंड में खिंचाव को नापेगा ये फीता। काफी देर खींचने के बाद भी ये जूता खिसकता नहीं। रोकने वाला है घर्षण, स्टैटिक फ्रिक्शन। अब जूता चल रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन, लेकिन रबर बैंड में खिंचाव हो गया है कम। एक जगह रुकने में भी फ्रिक्शन है और स्टैटिक फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन से हमेशा ताकतवर होता है। लेकिन कोई और फैक्टर्स बदलने नहीं चाहिए। अगर जूते का वजन बढ़ा देंगे तो क्या होगा? अरे, वजन बढ़ा तो घर्षण भी बढ़ गया। छोटी छोटी चीजों की हेल्प से हमें 2-3 मोटी मोटी बातें तो समझ में आ गईं। पहली, जब दो चीजें कांटेक्ट में आती है, यानी दो सरफेसेस जब कांटेक्ट में आते हैं, तो उनके बीच में प्रोड्यूस होता है फ्रिक्शन, यानी घर्षण। दूसरी, घर्षण तब भी होता है जब दो सरफेसेस एक जगह हों, मतलब मूव नहीं कर रहे हों। तीसरी बात जो अपना कॉमन सेंस लगाकर समझी जा सकती है, वो ये है कि स्मूथ सरफेसेस में फ्रिक्शन कम होता है और रफ सरफेसेस में कंपैरेटिवली ज्यादा। हेलो केटू, केटू, आप इस साइकिल में कुछ ज्यादा बड़ी नहीं लग रही हैं। वेरी फनी। फिलहाल मेरी मदद करो इसे उल्टा करने में। पकड़ो जल्दी से, धीरे से। वो शिवम, आज हम इस साइकिल की मदद से पता करेंगे, मतलब फ्रिक्शन को स्टडी करेंगे। साइकिल की मदद से फ्रिक्शन की बात? हाँ, फ्रिक्शन की। सोच के बताओ कि जब हम साइकिल चलाते हैं तो कहाँ कहाँ और कैसे कैसे फ्रिक्शन पैदा होता है। ओ, ये बात है केटू। साइकिल के टायर और सड़क के बीच। राइट। फ्लाईव्हील और चेन में, और पेडल और हमारे पैर के बीच, तभी तो हम इसे धक्का मार पाते हैं। राइट। अरे भाई, घंटी बजाने में भी तो हम यूज करते हैं फ्रिक्शन को। और ब्रेक्स, उसे कैसे भूल सकते हो? तो चलो आज हम साइकिल की हेल्प से पता करते हैं कि फ्रिक्शन कहाँ और कैसे काम करता है या बिगाड़ता है। फ्रिक्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। Do you know, in the early Stone Age, लोगों ने दो पत्थरों को घिसकर फायर डिस्कवर की थी। उसके बाद आया था माचिस, एंड देन द लाइटर। माचिस, लाइटर, लाइटर, माचिस, लाइटर, माचिस, माचिस, लाइटर, लाइटर, लाइटर। आप क्या सोचते हैं? अगर आपने पहले माचिस सोचा तो ऐसा नहीं है, पहले आया था लाइटर। है ना इंटरेस्टिंग? अब इस कैंडल को देखिए, इसको बुझाने के लिए लोग जनरली फूंक मारते हैं। पर मैं आपको एक और तरीका दिखाता हूं, एक मैजिकल तरीका। बुझ गया ना? यही है साउंड और हवा का कमाल। आज मैं वेस्ट मटेरियल से कुछ बनाने जा रहा हूं। अब इस अंडे के छिलके को देखिए, आप समझते हैं कि ये तो वेस्ट है ना, पर इससे भी मैं कुछ नई चीज बना सकता हूं, जैसे कि ये बाउंसिंग डॉल। और ये साइकिल कोई साधारण साइकिल थोड़ी है, ये साइकिल भी रिसाइकल मटेरियल से बनाया गया है। दीपिका, शिवम और केटू कुछ साइकिल के बारे में पता लगा रहे हैं। साइकिल दिखने में बहुत ही साधारण है ना, पर इसके हर पार्ट में कहीं ना कहीं साइंस
छिपी हुई है। पता करते हैं साइकिल में फ्रिक्शन कहाँ-कहाँ देता है साथ और कहाँ बिगाड़ देता है हमारा काम। साइकिल एक ऐसी मशीन जो हर मशीन की तरह फ्रिक्शन से जुड़ी है। पेडल पर पैर, सीट पर हमारा बॉटम और हाथ हैंडल पर रुकने में भी फ्रिक्शन है। और साइकिल चलाना शुरू करते हैं तो टायर और सड़क के बीच फ्रिक्शन, साइकिल के हर उन दो पार्ट्स के बीच में भी फ्रिक्शन जो आपस में छू रहे हैं। और एक बार साइकिल चलनी शुरू हो जाए तो आसपास की हवा का फ्रिक्शन भी तो हमें रोकने की कोशिश करता है। पर साइकिल के ब्रेक में ज्यादा फ्रिक्शन काम का है। साइकिल का ब्रेक कैसे काम करता है ये तो आप जानते हैं ना। फ्रिक्शन और साइंटिस्ट्स के बीच झगड़ा रहा है। फ्रिक्शन से एनर्जी लॉस होता है, कभी आवाज जैसे, कभी गर्मी और कभी स्पार्किंग जैसे। लेकिन फ्रिक्शन यहाँ काम कर रहा है, ब्लेड की धार बना रहा है। पर कभी कुम्हार को चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाते देखा है? अगली बार देखें तो सोचें कि यहाँ फ्रिक्शन काम का है या काम बिगाड़ने वाला, या फिर दोनों। शिवम, मैं ये सोच रही हूँ कि ज्यादा सोचो मत, सोचोगी तो फ्रिक्शन से दिमाग गर्म हो जाएगा। तुम्हारा सड़ा सा जोक सुन के मुझे ये लग रहा है कि मेरा दिमाग तो शायद होगा, लेकिन तुम्हारा दिमाग तो पक्का गर्म हो चुका है। वैसे ठंडे दिमाग से सोच के बताओ मुझे कि जब हम कोई भारी सामान खींचते हैं तो हम क्या करते हैं? इसमें सोचने वाली क्या बात है, अभी ट्राई करके देख लेते हैं। इस बुक को इस तरह से मुश्किल होती है, पर अरे वाह, ऐसे बड़ी आसानी से खींच जाती है। करेक्ट, मतलब एरिया ऑफ कांटेक्ट कम करके। इसका मतलब है कि जब हम कोई सामान उठाते हैं तो उसका कम से कम हिस्सा जमीन को छूना चाहिए। बिल्कुल सही। पर इस समय मेरे दिमाग में एक बहुत ही फैसिनेटिंग ख्याल आ रहा है। आज हम ह्यूमन बीइंग्स जैसे भी हैं, उसके पीछे भी फ्रिक्शन का बहुत बड़ा हाथ है। क्या मतलब? नहीं समझी? मैं बात कर रहा हूँ दो बड़े इन्वेंशंस की, आग और पहिया। फायर एंड व्हील, दोनों का रिश्ता फ्रिक्शन से। बिल्कुल सही। सदियों पहले हम ह्यूमन बीइंग्स ने दो पत्थरों को रगड़ा और बना ली आग। अब फ्रिक्शन के कमाल से हम इंसान दूसरे सभी जानवरों से ताकतवर बन गए। और फिर बना पहिया। अब हमारी कार्स किस रफ्तार से भागती हैं ये तो हम जानते हैं। हम जान चुके हैं कि चीजों को लुढ़काने से घर्षण कम हो जाता है। बढ़िया प्रूफ है स्केटिंग। स्केट्स के पहिए जमीन पर लुढ़कते हैं, घर्षण कम हो जाता है। स्केट्स करते समय रुकने का भी एक ही तरीका है, घर्षण बढ़ाना। स्केट्स के अंदर भी है बॉल बेयरिंग्स या छर्रे, अंदर घिसाई कम करने के लिए। कभी खोल कर देखिए। कैरम के खेल में भी घर्षण का बड़ा हाथ है। गोटियों को बढ़िया फिसलाना हो तो पाउडर डालो और मिस्टर उल्टा फोर्स को कम कर लो। यहाँ पाउडर भी ल्यूब्रिकेंट का काम करता है। आसान साइंस। पाउडर हो, पानी या चिकनाई, ये चीजें सतह की इम्परफेक्शंस को भर देती हैं। चीज कम खुरदुरी तो घर्षण कम। मशीन्स की दुनिया में फ्रिक्शन दुश्मन का काम करता है। कितना सारा एनर्जी लॉस, सो मच ऑफ वेयर एंड टेयर। फ्रिक्शन से मशीन्स घिस जाती है और खराब भी हो जाती है। इसीलिए तो साइंटिस्ट हमेशा से कोशिश करते आए हैं कि एक ऐसी मशीन बनाएं जिसमें फ्रिक्शन हो ही ना, पर ये अभी तक हो नहीं पाया है। पर हम बनाएंगे अपने लिए एक ऐसी चीज जिसमें फ्रिक्शन ना के बराबर हो। एक खराब सीडी, एक गुब्बारा और धागे की रील से बनाते हैं अपना हॉवरक्राफ्ट। तो आप भी बनाइए। ऐसा ही होता है जब बच्चे लगाते हैं दिमाग, पुरानी चीजों से बनाते हैं अपने लिए हॉवरक्राफ्ट। सीडी को रखते हैं उल्टा, अब उस पर सेलो टेप चिपकाकर एक छोटा सा छेद कर देते हैं। धागे की रील को चिपकाना है सीडी के छेद के बिल्कुल ऊपर और आसपास की जगह सील करनी जरूरी है। अब गुब्बारे को बांधे बिना ही उसे चढ़ाना है रील के ऊपर। मुंह खुला होना चाहिए। और अब देखिए हमारा हॉवरक्राफ्ट, और उसे एयर कुशन व्हीकल क्यों कहते हैं ये भी समझ लें। गुब्बारे की हवा सीडी के छेद से होती हुई नीचे फैल रही है। नीचे मतलब सीडी और मेज के बीच।
हवा एक ल्यूब्रिकेंट की तरह घर्षण को कम कर देती है। फ्रिक्शन कम करके ही चलता है हॉवरक्राफ्ट और फ्रिक्शन कम करके ही हम खेल पाते हैं कैरम। पर उन बेचारों का क्या होता होगा जो रेंग रेंग कर चलते हैं? रेंग रेंग कर चलते हैं मतलब सांप? हाँ, सांप। सोचो, क्या उनके लिए फ्रिक्शन दोस्त है या दुश्मन? ये फ्रिक्शन भी क्या चीज है, कुछ समझ में नहीं आता। अरे ये तो भागा जा रहा है, पर इसके पैर तो है नहीं। क्या इसके पीछे भी फ्रिक्शन काम कर रही है? ऑफ दैट आई एम नॉट श्योर, बट वन थिंग आई एम श्योर अबाउट, फ्रिक्शन हर खिलाड़ी के लिए एक चैलेंज होता है। बास्केटबॉल, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, हर खेल में हर खिलाड़ी को फ्रिक्शन के अगेंस्ट काम करना पड़ता है। फ्रिक्शन इज एवरीवेयर। आप पता लगाइए फ्रिक्शन कहां नहीं है। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अरे my hands have got so dirty. साफ करता हूं। ये तो अभी भी गंदे हैं। Where's my cleaning solution? Oh, अरे व्हाइट सोप में पिंक झाग, ये कैसा हुआ? ये केमिकल्स का भी एक दूसरे के साथ बड़ा अजीब रिलेशन होता है। पता नहीं कब कैसे किसके साथ रिएक्ट कर जाए। तो सांप का फ्रिक्शन से क्या रिश्ता है? अरे सांप तो चलता ही है फ्रिक्शन बढ़ाकर। इनफैक्ट मैं बोलकर क्यों समझा रही हूं? सांप की चाल को खुद देखकर खुद समझो। एंड प्लीज, साइंस की इस दुनिया में डरना बिल्कुल मना है। कभी ध्यान से देखा है कि सांप कैसे चलता है? देख लीजिए, सांप रेंग रहा है या जमीन को ढकेलकर आगे बढ़ रहा है। सच ये है कि सांप के शरीर के निचले हिस्से में स्केल्स की एक लंबी कतार है। ये स्केल्स कुछ लंबे हैं और इन्हीं की मदद से सांप अपने शरीर और जमीन के बीच का घर्षण बढ़ा पाता है। अपने स्टमक मसल्स की मदद से सांप इस फ्रिक्शन का पूरा फायदा उठाता है और काफी तेज चल पाता है। गैस्ट्रोपॉड परिवार से है स्नेल। गैस्ट्रो मतलब पेट और पॉड मतलब पैर, मतलब उसका तो पेट ही उसका पैर है। स्नेल के पेट के मसल्स तगड़े हैं और वो अपने शरीर से एक चिपचिपा द्रव्य निकालता है। ये द्रव्य जमीन और उसके शरीर के बीच का घर्षण कम कर देता है और उसे चलने में मदद करता है। साइंस के बारे में सोचने लगो तो कितने सारे सवाल दिमाग में आने लगते हैं। लगता है आपके भी दिमाग में काफी सवाल उठ रहे हैं। हमारी साइंस की दुनिया बहुत अनोखी है। ना डांट और ना ही एग्जाम्स, ना कोई डर, ना कोई टेंशन, फिर भी हो जाती है साइंस की पढ़ाई। तो पूछ लीजिए जो आपको पूछना है। ये साइंस की दुनिया है ना अमेजिंग। अब इस किटकिट को लीजिए, बिना चाबी लगाए तो चलता ही नहीं, और चलने का नाम है जिंदगी, जिसके लिए एक्सरसाइज की बहुत जरूरत है। योगा, मेडिटेशन, लॉन्ग वॉक्स हमारे शरीर को चुस्त, दुरुस्त और अलर्ट रखता है। हमारे पिट को देखिए, वो तो हर दिन हर समय स्विमिंग करता रहता है और करता है पते की बात। पिट, ओ पिट, आज तुम बहुत दुखी लग रहे हो। ये सब देखकर दुख तो तुम्हें भी होगा। हाँ, कारखाने का गंदा पानी हमारी जल भूमि को प्रदूषित कर रहा है ना? ऐसे कितने ही कारखाने हमारे बहुमूल्य जल भूमि क्षेत्र को खत्म कर रहे हैं। मानव समाज इसके महत्व को समझ नहीं रहा है।
और या तो समझकर भी अनजान बना है अपने फायदे के लिए। इन्हें कैसे बताएं कि हमारे जल भूमि क्षेत्र के भूजल या ग्राउंड वाटर का पुनर्भरण अर्थात उन्हें रिचार्ज करते हैं, पोषक तत्वों की पुनः प्राप्ति, बाढ़ के प्रभाव को कम करना, जल स्रोतों को बनाए रखना जैसे महत्वपूर्ण काम करते हैं। फिर भी इनमें कमी क्यों आ रही है? इसका कारण है तेजी से बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिक अर्थात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से रासायनिक कूड़ा, कृषि प्रवृत्ति से पैदा हुआ कूड़ा, तटीय विस्तारों का कटाव इन क्षेत्रों को प्रदूषित कर रहे हैं। लेकिन पिट इतने विशाल जल भूमि क्षेत्र में कितना बिगाड़ पैदा हुआ, यह जानने का कोई तरीका तो होगा। हाँ है न है। पहले जल गुणवत्ता का मूल्यांकन सरोवर शास्त्रीय पद्धति या लिम्नोलॉजिकल सिस्टम से किया जाता था, जो बहुत समय लेता था। अब रिमोट सेंसिंग अर्थात संवेदनीय सूचना पद्धति से ये मूल्यांकन आसान भी हो गया है और कम खर्चीला भी है। फिलहाल तो जल भूमि क्षेत्रों के तरफ बढ़ते मनुष्य के कदमों को रोकना जरूरी है, वरना हमारे देश के 74% लोग जो गांव में रहते हैं, उनके लिए भोजन के स्रोत, पानी, मछली, लकड़ी और औषधीय वनस्पति का उत्पाद अदृश्य होता जाएगा। मैं तो यही कहूँगा, जागो जल भूमि के बल पर जीने वालों, जागो, भागो जल भूमि को नष्ट करने वालों, भागो। कैसा लगा पिट पिट का पावर टॉक? अच्छा था ना? इंफॉर्मेशन मिक्स्ड विद एंटरटेनमेंट। इसी तरह हम साइंस की दुनिया को समझते और बूझते रहेंगे।